बाबर कितने वजन का था? जितना वजन का बाबर था ना उतने वजन का तो वो महाराणा प्रताप का भाला था जो उसके अंदर डाला था उन्होंने। इसीलिए अगर एकता होती तो महाराणा प्रताप का कोई तोड़ नहीं था। भाई भाई का साथ नहीं देता, जमीन के जायदाद में साले खुड़कट मर जाते हैं, दूसरे पूरे हिंदू कम्युनिटी क्या एक साथ खड़ी होगी जब भाई भाई का इकट्ठा नहीं है। हमारे हिंदुओं में क्या दिक्कत है पता है? सब के सब आटा दाल चावल के लिए मरते रहते हैं। उनको 200 रुपए दे दो वो अपने आप बिक जाएंगे। ये फ्री के टुकड़ों पे पलने वाले ने फ्री ही चाहिए। जैसे बांग्लादेश में हो रहा है ना, उससे गंदी हालत भारत में होने वाली है अगर आप नहीं संभले अब तो। और जब बात अपने देश पे आएगी और अपने धर्म पे आएगी तो याद रखना हर वो हद पार कर देंगे जिसके लिए हम बैठे हुए हैं। महाभारत और तांडव ऐसा करेंगे ना जिसका कोई जवाब नहीं होगा। कंप्यूटर कौन लाया? राजीव गांधी। इनको ये नहीं पता जो कांग्रेस ने नींव रखी उसी नींव पे आज जो है देश आगे बढ़ रहा है। तो एहसान आपने कौन सा कर दिया? जो ये राजीव गांधी क्रांति में पड़े हुए हैं, ये प्रश्न पढ़ के आते हैं, आंसर दे के नहीं आते जब यहाँ खड़े हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जो हालत है इस समय हमें पता चलता है कि वो किस हिसाब के लोग हैं, क्योंकि बहन बेटियों का रेप किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों का नरसंहार किया जा रहा है और जबरदस्ती उनको जो है इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। कहाँ पर? बांग्लादेश में जबरदस्ती करवा रहे हो। अरे भाई जो जिसका धर्म है उसको करने दो ना, आप उसको जबरदस्ती दूसरे में क्यों कन्वर्ट करवा रहे हो? क्योंकि वो लोग पंचर छाप हैं, क्योंकि वो आतंकवादी है। जैसे कि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का जो है होड़ लेके कह रहे हैं कि हम जो है इस देश में कब्जा करेंगे। पाकिस्तान में खाने को रोटी नहीं, पिछवाड़ धोने को पानी नहीं है। तुम्हारे पास भी ऐसा हाल हो जाएगा और जब भी हम तुम्हारे देश में घुसेंगे ना बांग्लादेशियों तुम्हें रप्पा रप्पा करके दबाएंगे। याद रखना तुम्हें ऐसे ऐसे करेंगे दबा दबा के। इतना बोलना बांग्लादेश वो तो बात की बात है। देखो बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है उसका बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। वहाँ पे हिंदू आज के डेट में बिल्कुल माइनॉरिटी में हो गए हैं, बिल्कुल कम हो गए हैं। जैसे आज के डेट में भारत में चल रहा है ना, ठाकुर ब्राह्मण गुज्जर तेली और ये और वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले बांग्लादेश में थी, पहले ये बटे हुए थे। इनका धीरे 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 करके बांग्लादेश से सफाया किया गया। पहले तो इनको बांटा गया जातियों में, जैसे यहाँ पे बटे हुए हैं। आज के डेट में मैं खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ मैं ठाकुर हूँ, बगल वाला कहता है मैं जाट हूँ, ये कहता है मैं गुज्जर हूँ। बात मान रहे हैं कि हिंदुओं में एकता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। भाई भाई का सगा नहीं है। उनको पता है कि साले ये भाई भाई के सगे नहीं है, भाई भाई का साथ नहीं देता, जमीन के जायदाद में साले खुड़कट मर जाते हैं, दूसरे पूरे हिंदू कम्युनिटी क्या एक साथ खड़ी होगी जब भाई भाई का इकट्ठा नहीं है? हिंदुओं को टारगेट करना आसान होता है। बिल्कुल यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो आसान होता है। आज बांग्लादेश हिंदुओं को समझ में आया है कि आज हमें जाट गुजर और ये बन के रहूंगा तो आज बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों के साथ सरेआम रेप होगा। रेप होने के बाद अगर माइनॉरिटी में अगर हम हैं तो हमको जबरदस्ती वहाँ पे इस्लाम कबूल कराया जाएगा। वहाँ का जो यूनुस प्रधानमंत्री है वो जबरदस्ती ये चीजें करा रहा है, क्योंकि बिना सरकार की मदद से इतना बड़ा कांड संभव है क्या? देखिए मैडम, हमारे हिंदुओं में क्या दिक्कत है पता है? सब के सब आटा दाल चावल के लिए मरते रहते हैं। उनको 200 रुपए दे दो वो अपने आप बिक जाएंगे। दूसरी बात, बाबर कितने वजन का था? जितना वजन का बाबर था ना उतने वजन का तो वो महाराणा प्रताप का भाला था जो उसके अंदर डाला था उन्होंने। इसीलिए अगर एकता होती तो महाराणा प्रताप का कोई तोड़ नहीं था। हमारे देश में हालत है, पहले ये लोग मुगलों का जो है वो बने, क्या बोलते हैं उसको, गुलाम बने, फिर अंग्रेजों का बने, अब फिर ये गुलाम बनने जा रहे हैं। किसका? सबको पता है। और एकता की बात मैंने छेड़ी थी तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये था ना कि जैसे फिलिस्तीन में हमला किया था तो वहाँ पे ज्यादातर आतंकवादियों को मारा गया था, तब भी 56 मुस्लिम कंट्री सारी की सारी खड़ी हो गई। लेकिन भारत में हिंदू रहते हैं और हिंदू ही एकत्रित होकर कभी खड़े ही नहीं होते। यहाँ पे कैंडल मार्च तक नहीं निकालते कि भाई बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो वहाँ पे इंसानियत है, जो वहाँ पे गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसके लिए कभी हिंदू के लिए नहीं खड़ा होता। लेकिन यही चीज फिलिस्तीन कितना दूर है भारत से, ठीक है, फिलिस्तीन कितना दूर है, फिर भी यहाँ पे मुसलमान कैंडल मार्च निकालते हैं, फिर भी यहाँ पे मुसलमान रैली निकालते हैं, यहाँ पे सड़कों पे जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं। लेकिन बांग्लादेश में बचाने के लिए हिंदुओं के कितने नारे लगते हैं भारत में? इसका सीधा सा मतलब है कि आप बटे हुए हो, आप खुद एक नहीं हो। और आपके साथ जैसे बांग्लादेश में हो रहा है ना, उससे गंदी हालत भारत में होने वाली है अगर आप नहीं संभले अब तो, ठीक है। मैं हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है सारे हिंदुओं से कि भाई एक हो जाओ, नहीं तो बांग्लादेश से गंदी हालत तुम्हारी होने वाली है। क्योंकि यहाँ का जो सिचुएशन है ना तुम्हें आगे चल के खुद दिख जाएगा। और बांग्लादेश के लिए अभी भी एक साथ होके खड़े हो जाओ, क्योंकि भारत सबसे बड़ी चौथी वो है, सरकार भी उन्हीं की सुनती है जो अपने धर्म के लिए खड़े होते हैं, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। अगर आप अपनी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो सरकार आपका साथ नहीं देगी, कतई ये चीज़ जान के रखिए। आपको खड़ा होना पड़ेगा तब सरकार कुछ करेगी, तब बांग्लादेश पे हमले होंगे। ये सोचो कि चौथी महाशक्ति होने के बाद भी हम बांग्लादेश से वहाँ के लोगों को छुड़ा नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग एकत्रित नहीं है और हम लोग सरकार का समर्थन नहीं कर रहे, उसके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। जब हम नहीं खड़े होंगे तब तक वहाँ के लोगों को बचाया नहीं जा सकता, हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा एक होकर। देखो मैडम, एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, अपने बाप पे, अपने राम जी की औलाद हूं मैं, और जब बात अपने देश पे आएगी और अपने धर्म पे आएगी
तो याद रखना हर वो हद पार कर देंगे जिसके लिए हम बैठे हुए हैं। महाभारत और तांडव ऐसा करेंगे ना जिसका कोई जवाब नहीं होगा। बात अगर अपने धर्म पे है, क्योंकि हमें पता है आने वाले समय हमारे धर्म को जो दबाया जाएगा, जिस हिसाब से बांग्लादेश में हो रहा है उस हिसाब से हमारे भारत में भी होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आके हमारे देश में घुसपैठ के बैठ रहे हैं ना, जो नाम जो है अपना बदल के हिंदुओं का आज हमारे देश को खोखला कर रहे हैं ना, उनकी हालत खराब करने में बिल्कुल छोड़ेंगे ना, उनको रप्पा रप्पा करके काटे जाएंगे। देखिए घुसपैठियों का तो सबसे बढ़िया पहले इलाज करना चाहिए, पहले एनआरसी आना चाहिए। सीए आ गया, एनआरसी आना चाहिए। एनआरसी का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो यहाँ पे देश में हमारे घुसपैठी बैठे हुए हैं, जो हमारे देश के युवाओं का रोजगार खा रहे हैं ना, वो चीजें उन्हें मिल पाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज आए दिन जो हमारे देश में दंगे छिड़ते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है घुसपैठी, क्योंकि भारत के जो लोग हैं, पूरा भारत के पहले जो नागरिक हैं। 10,000 घुसपैठिए निकाला तुमने, अरे भाई आप बताओ ना। 10,000 निकला, घुसपैठिया आया, आप बताओ ना। 10,000 निकले हुए तो आप 10,000 घुसपैठियों को बाहर किया, आप बताइए। झूठ क्यों बोलते हो यार? अजीब वाली बात कर रहे हो यार। 10,000 घुसपैठियों को आपने निकाल दिया, कितना निकाला आप बताइए। आप देश को बताओ ना, झूठ मत बोलिए। ये देश को लड़ाइए मत, ये मोहब्बत का देश है। बहुत मोहब्बत हो रही है। और बताइए अब। सुनो, बहुत मोहब्बत हुई थी। पहली बात इसी को कहते हैं कि अलकत गगरी छलकत जाए। मैं बोल क्या रहा हूँ, ये मुद्दा लेके कहाँ जा रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ सबको एकत्रित होकर एनआरसी का समर्थन करना चाहिए, ताकि एनआरसी लागू होने के बाद लोगों घुसपैठियों को बाहर निकाला जा सके। ये कह रहे हैं कितने निकाले? अरे भाई जब लागू होगा सुनो तो, सरकार को हम बनाने के बाद खाते हो कि पहले ही कच्चे खा जाते हो? ये बताओ ना। आराम से मेरी बात सुनो। सरकार को इस देश के लोगों ने ताकत दे दी है, और 10,000 घुसपैठिया निकले या नहीं निकले उसको बताना चाहिए देश को। घुसपैठिया आया तो कहाँ गए घुसपैठिया? असम में जब घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा था तो यही लोग विरोध क्यों कर रहे थे? अगर इतना समर्थन था, जरा आप बताइए, देश में विरोध हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अरे भाई तो वही तो देश तो पूछ रहा है ना, लोग पूछ रहे हैं। देश में दिल्ली में कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा आपने? पकड़ा सुनिए एक मिनट, पकड़ा जाता है तब तो विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हो। करेंगे हम तो तुम्हारे साथ है। घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है तो भाई हम तुम्हारे साथ में हैं। जब एनआरसी सीए लागू होता है तो इनके अंदर बम्बू क्यों घुसाता है? फिर क्यों पोस्टर लेके घुसाते हो? मैं कह रहा हूँ जो हिंदू का विरोध करते ना, तुम्हें ज्ञान के लिए तुम्हारे असली बाप की जरूरत है। ढूंढो उन्हें, जाओ ढूंढो। इतने अच्छे हमारे प्रधानमंत्री जी होते, सुन तो लो। अरे 270 से 240 आ गए, क्यों आ गए? टिक जाओ। अरे मैं बोल तो रहा मैं तो नहीं टिका, कम से कम उसका चमचे तो टिक जाओ। अरे बताओ ना, 10,000 घुसपैठिए कहाँ गए? बताओ ना, 10,000 निकले? 10,000 नहीं, 5 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जो कि कांग्रेस ने घुसाया है। ठीक है, पिछले 62 सालों में 5 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए हैं भारत में, बांग्लादेश और पाकिस्तान से घुस के। दिल्ली मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बताइए 2019 की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सीए और एनआरसी का मुद्दा उठा था कि नहीं उठा था? उठा था। सीए और एनआरसी का मुद्दा उठा था कि नहीं उठा? मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर आप विरोध किसने करा था? सुन लो। विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे 2019 की छोड़ो, 1 मिनट, 2019 की छोड़ो। अभी इन्होंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब असम के मुख्यमंत्री पकड़ के बाहर निकाल रहे थे तो विरोध किसने करा? तो ये बोले हाँ क्यों नहीं विरोध करेंगे। विरोध भी आप करोगे, आप सरकार से पूछोगे भी कि मतलब कौन ला रहा है। ठीक है, दोनों तीनों तरफ बात करना है आपको। बेरोजगारी में बात नहीं करते किसी चीज पे। और भाई इस देश की सुनो तो सही, इस देश की जनता जो प्रधानमंत्री को चुनती है, सुन तो लो। अरे यार मोदी जी पे बात कर लो। मोदी जी देखो, यही तो बात है ना। देखो अगर इनसे सवाल किया जाता है कोई, अगर तो उसको क्या करते हैं? सुनो तो सही, सवाल अगर महंगाई बेरोजगारी में कर लेता है तो ये तो वो क्या कहते हैं, मुसलमान की तराजू में तोल देते हैं कि तुम मुसलमान हो। जवाब दीजिए ना, महंगाई बेरोजगारी पे आइए आप। महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे। अरे महंगाई बेरोजगारी पे क्या बात करें? जिनकी सरकारों ने 3 गुना 4 गुना महंगाई बढ़ाई, वो लोग बात करेंगे आज महंगाई पे उठ के आके? नहीं, क्या भाई 60-70 रुपए सुनो मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या किया इन्होंने, ये बताएंगे नहीं। 60-70 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद के और 100-105 रुपया बेचना, 2-3 लाख करोड़ रुपया कमा लेना इन कंपनियों को, उसको बताएंगे देश को? नहीं बताएंगे। सही बताएंगे नहीं भाई, ये सही नहीं बताएंगे।
और बताइए आप भाई 6,000 करोड़ रुपया अभी बाजार में पड़ा है 2,000 के नोट। रुकिए। एक मिनट, अरे इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, बस आके ज्ञान देना शुरू कर दिए। ठीक है, पहले की सरकारों में पेट्रोल पे टैक्स नहीं था क्या? नहीं था ना। जब पेट्रोल 2003 में, सुनिए अब सुनने की क्षमता रखिए, 2003 में पेट्रोल का रेट कितना था? 35 रुपीज। इन लोगों ने 2000 पिछला डेटा छोड़ दो, क्या था क्या नहीं था। 2003 के बाद 10 साल मुलायम सिंह की सरकार, क्या बोलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्या किया? 35 से कितना पहुंचा? 72 रुपए प्रति लीटर। लगभग 200 से 250% महंगाई बढ़ा। आज 10 साल में कितने हैं? 72 से 96, लगभग 46 से 47% बढ़ा है। तो किस महंगाई की बात कर रहे हो? एक तरफ 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था जब राजस्थान, सुन तो लो, हाँ डेटा है, कुछ पता है? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा इनके देखो देश ऐसे नहीं चलता। हमारे देश को सस्ती से सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, ठीक है, अच्छे स्कूल मिलने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल मिलने चाहिए। मतलब आपको किसी को बिजनेस करने के लिए बाहर से सुन लो पहले सुनो, प्राइवेट सेक्टर को आप सब ले जा रहे हो, ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ उसके साथ, इस देश की तरक्की भी होगा। अगर वही आदमी इस पेट्रोल को 60 रुपया खरीद के और 105, 110 रुपया बेचा जाएगा, उसके बाद क्या होगा इस देश का? इनसे पूछो ना। उसके बाद 60 रुपए का खरीद के लाइए, उसको लाने में इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, ठीक है, उसमें लाने में खर्चा नहीं लगता पेट्रोल में। और दूसरी बात सुनो यार, जब नहीं पता है तो मत बोलो, ठीक है, ठीक है, पेट्रोल को लाने में खर्चा नहीं लगता है, ठीक है, उसको एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने में पैसा नहीं लगता है, ऐसे ही आ जाता है और ऐसे ही बिक जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि वो पैसा कमा के कहाँ जाएगा। भैया जिस सड़क पे चल रहे हो वो कैसे बनेगी, जरा ये बताओ। जो आप सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हो वो कैसे होगा, ये बताओ। अब मेरी बात सुनो, जो आप 1 मिनट, 60 रुपए सुनो, पेट्रोल जो सस्ता होगा ना, मैं बताता हूँ, ये तो क्या है, राहुल गांधी सीख के आते हैं, पता कुछ है नहीं। खरीद के 100 रुपए, ये राहुल गांधी सीख के आते हैं, पता कुछ है नहीं। पेट्रोल सस्ता होगा जब तक हमारे इंडिया के अंदर ईवी व्हीकल जब तक डेवलप नहीं होगा, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। पेट्रोल हमारे घर का नहीं है, पेट्रोल है बाहर का, पेट्रोल है बाहर का। आने वाले 5 सालों के अंदर, अभी देखो इतने ईवी व्हीकल हमारे लॉन्च हो गए हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर ऑप्शन नहीं है। वो भी हमारे देश ने डील कर लिया है सिंगापुर के साथ, यूएस के साथ और ताइवान के साथ। ये सेमीकंडक्टर 5 साल के अंदर जैसे डेवलप हो जाएंगे, आप देख लेना पेट्रोल का रेट कहाँ आ जाएंगे। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप इनसे एक बात पूछो कि जब जियो चला था तो अडानी जी ने, अंबानी जी ने, सुन तो लो, अंबानी जी ने क्या कहा, 1 साल तक फ्री बेचा, ठीक है। और यही ईवीएम वाली जो चार्जर वाली बात है ना, यही होने वाला है देश के साथ। 1 साल तक फ्री नहीं मिला तुम्हें, सरकारी है, हाँ उसके बाद सरकारी है। 1 मिनट, तो फ्री तो क्या करेंगे? अरे ये फ्री के टुकड़ों पे पलने वाले ने फ्री ही चाहिए, इनको फ्री ही चाहिए, इनको फ्री। एक बार रुको, कितने रुपए का, 1 मिनट, कितने रुपए का रिचार्ज होता है? अरे तुम आओ ना, आओ ना इधर आओ। कितने रुपए का रिचार्ज, 1 मिनट, कितने रुपए का रिचार्ज होता है? अरे दादा सुनो ना, इधर आओ। अरे तुम पढ़े लिखे लगते हो, इधर आओ। अरे दादा ने कभी रिचार्ज कराया हो तब तो। कितने रुपए का रिचार्ज होता है 3 महीने का जियो का, बताओ। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आज देश में क्या हो रहा है। अरे रिचार्ज बताओ देश में। अरे रिचार्ज बता रहा हूँ यार, रिचार्ज बता रहा हूँ। आज हमें पता है क्या हो रहा है, डेटा तुमको नहीं पता। इस मोबाइल में 200 रुपए का रिचार्ज होता है और करोड़ों लोगों के पास ये मोबाइल है। सुन लो, पहले सुन लो, 200 करोड़ों लोगों के पास इसमें क्या कहते हैं, अभी कई करोड़ लोगों के पास ये मोबाइल चल रहा है, ठीक है। इसमें 2 GB डेटा फ्री मिलता है, कहते हैं हम तुमको 2 GB डेटा फ्री देंगे। अब सुन लेना पहले, ये गरीबों की बात हो रही है और ध्यान से जवाब देना। अगर हमको जबरदस्ती क्यों दिया जा रहा है, हमको तो पैसा कम करना चाहिए ना इसमें। जवाब देता हूँ, मेरी बात सुनो, 1 मिनट, 1 मिनट, आराम से सुनिए। पहले मैं
इसी मोबाइल में इनके पता नहीं हो शायद टॉक टाइम का भी ऑप्शन आता है, तो मैं 100 रुपए डलवाने कीपैड में 100 रुपए डलवा लो, 50 डलवाने 50 डलवा लो, तो आप एक महीने वाला लेते क्यों हो, 2 GB लेते क्यों हो? गलती आपकी है कि पब्लिक कंपनी की है। और दूसरी बात है फ्री का मुद्दा, ये लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 साल के लिए फ्री लिया, फिर इन्होंने खरीदा कि 6 सिम है, हर 6 महीने में एक मिनट, अरे रुक जाओ यार, रुक जा। बेमतलब का रिचार्ज के मुद्दे पे बहस चल रहा है, ठीक है। रिचार्ज का मुद्दा क्या है भाई? सरकारी है क्या? सरकारी कंपनी है? 1 मिनट, सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी आपको दिक्कत है, मत चलाओ, BSNL ले लो 150 का। मैं देता हूँ जवाब, सुनो इधर आओ, जवाब सुनो पहले। एक जमाना था 1 GB 300 रुपए में आता था, आज 200 रुपए का रिचार्ज, 250 रुपए का रिचार्ज कराओ, पूरे महीने 1.5 GB लो पर डे के हिसाब से। पहले क्या होता था, ऐसे ही बाबूजी होते थे, गांव में कॉल लगाना होता था ना, ए बबुआ मिस कॉल मार रहे हैं हम, कॉल बैक कर लीजिएगा। आज अनलिमिटेड कॉल मिल रही है इनको, उसी 250 रुपए में, उसी 250 में पूरे महीने का डेटा अनलिमिटेड कॉल मिल रही है। और अगर, अरे सुनो, और अगर विदेश में भी कॉल करनी है ना, आप व्हाट्सएप कॉल करो, कोई चार्ज नहीं लगता। पहले विदेश का भी चार्ज लगता था, इनको पता कुछ है नहीं। इनका मैं जवाब देना चाहता हूँ, तुम भी दे दो। टेलीफोन और मोबाइल क्रांति, आप चुप तो रहोगे, आप चुप रहो नहीं, अच्छा बोल दो, हाँ तो खड़े रहो, फिर सुनो। हाँ सुनो, बताओ। मोबाइल क्रांति, टेलीकॉम क्रांति कौन लाया? राजीव गांधी, कांग्रेस से, इनको पता होना चाहिए। अब ये वो कर रहे हैं, किसने शुरू करी? कौन कंप्यूटर लाया? मोबाइल कंप्यूटर कौन लाया? राजीव गांधी। इनको ये नहीं पता जो कांग्रेस ने नींव रखी, उसी नींव पे आज जो है देश आगे बढ़ रहा है। तो एहसान आपने कौन सा कर दिया? जो सरकार आएगी उसे करना पड़ेगा। आप हो या कांग्रेस को करना पड़ेगा क्योंकि आप के टाइम में BSNL ये चिल्लाएंगे, सुन लिया, जवाब दे दिया, अब जाऊं? जवाब मैं दे रहा हूं, सुन के लो। उनकी औकात नहीं है, मैं सुना देता हूँ। ये देखो, 1 सेकंड, ये राजीव गांधी की क्रांति में पड़े हुए हैं। नहीं, ये राजीव गांधी क्रांति में पड़े हुए हैं। ये प्रश्न पढ़ के आते हैं, आंसर दे के नहीं आते, जब यहाँ खड़े हुए हैं, जवाब सुन के गए नहीं। वो कांग्रेस नहीं था ना, BL का ठप्पा गोल कर दिया था। आज BSNL आप देखना, आने वाले 2 सालों के अंदर सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक सिम लॉन्च करने वाली है, जो अभी तक किसी में उस नेटवर्क ने नहीं करी, मोदी जी के राज में। इन्हें पता कुछ नहीं, करके चले जाते हैं, बस पता कुछ है नहीं। चलिए, आप लोगों की उस मुद्दे पे क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।